सो हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका कोर्स एंड में एक्सप्लेन्ड चैनल पे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको डॉक्टर स्टोन सीजन 3 का एपिसोड 6 एक्सप्लेन करूंगा, जिसका नाम है ट्रेजर बॉक्स। पर अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आगे के वीडियोस आपको मिलते रहें। तो बिना किसी देरी के एपिसोड स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। एपिसोड के स्टार्ट में हम हमारी शिप पर्सियस को देखते हैं। फिर सेंकू बोलता है कि हजारों साल हो गए हैं पेट्रिफिकेशन बीम के गिरने के बाद, लेकिन अभी तक हमने कुछ ही लोगों को बचाया है, तो अब बारी है पूरे 7 बिलियन लोगों को बचाने की। और ये बात सुन के सब पूछते हैं कि लेकिन कैसे, क्या हमारे पास सही अमाउंट में रिवाइवल फ्लूइड है भी? सेंकू जवाब देता है कि हमें अब नेचर पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। ताइजू बोलता है कि रिवाइवल फ्लूइड जो हमें नेचर से यानी उस केव से जो मिलता था, वो एक बार में एक इंसान को डीपेट्रीफाई कर सकता है, वो भी कुछ दिनों में। तो ये इम्पॉसिबल है कि हम पूरे 7 बिलियन लोगों को बचा सकें। सेंकू फिर अपना मास्टर प्लान बताता है कि हमारे पास नेचर के अलावा भी एक ऐसी चीज़ है जिससे रिवाइवल फ्लूइड बना सकते हैं, और वो है ट्रेजर बॉक्स में, जो कि उस आइलैंड पर है जहां वो एस्ट्रोनॉट रहते थे। और वो लोग एक्साइटेड हो जाते हैं सेंकू के प्लान को सुन के। रियोशी को तो ये एक एडवेंचर लग रहा था, और मैंगमा बोल रहा था कि वहां उस आइलैंड पर तो कोई है भी नहीं, तो उसे ढूंढना आसान होगा। और फिर वो लोग जा रहे थे। अगली सीन में हम 3700 साल पहले, लेकिन पेट्रिफिकेशन के कुछ सालों बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहां उस आइलैंड पर सेंकू के डैड और उनके साथी एस्ट्रोनॉट रहते थे। सेंकू के डैड एक डायमंड रिंग बनाते हैं, जो कि उनके साथी कपल्स की शादी के लिए थी, और वो फिर बहुत से मेटल्स और जो कि बनाने में मुश्किल होंगे आगे जाके, उनके कुछ सैंपल्स जमा करते हैं और उससे एक ट्रेजर बॉक्स बनाते हैं, जिससे कि वो आगे आने वाले साइंटिस्ट के लिए, या ये कहें कि सेंकू के लिए बचा कर रख सकें। फिर हम देखते हैं कि उस आइलैंड पर बहुत से लोग थे, बच्चे बड़े जवान हर तरीके के लोग, और ये लोग ही उनके आगे की जनरेशन थी जो आपस में मिलकर उन्होंने बनाई थी। और वो बच्चों को बेसिक नॉलेज, जैसे कि ये चीज़ें होती क्या हैं, इनके नाम क्या हैं, वो सब सिखा रहे थे, जिससे कि वो आगे जाके वापस वही समय ला सकें जो चला गया है। फिर हम सेंकू को रूरी के साथ देखते हैं, जो कि उन 100 स्टोरी को सुनने आया था, जो 3700 सालों से विलेज में जनरेशन वाइज पास की जा रही थी। और ये जान के कि सेंकू रूरी के साथ नाइट स्टे कर रहा है, गिनो बड़ा परेशान होता है। फिर हम रूरी को देखते हैं, जो कि सेंकू से प्रिपेयर होने के लिए बोलती है स्टोरी सुनने से पहले, और वो पहली स्टोरी स्टार्ट करती है। फिर सुबह होती है, जहां गैन सेंकू और रूरी के लिए चाय ला रहा था और बोल रहा था कि विलेज को थैंक यू कहना चाहिए सेंकू के डैड को, जो ये स्टोरीज के रूप में इंफॉर्मेशन आगे पास करते रहे। पर फिर वो देखता है कि सेंकू की तो हालत खराब हो चुकी है सिर्फ 8 स्टोरीज सुन के, और वो अभी तक सिंगल डिजिट पर ही था। फिर सेंकू बोलता है कि ये बहुत मुश्किल काम है स्टोरीज याद रखना और सुनना भी, कहीं यही तो रीजन नहीं था कि तुम्हें निमोनिया हो गया था। और रूरी बोलती है कि ये काम प्रिस्टेस का होता है, तो ये आसान तो नहीं है। फिर सेंकू बोलता है कि मुझे ओर्स की स्टोरी सुनाओ, और रूरी बताती है अपनी स्टोरी में, जिसमें हम सेंकू के डैड को बताते हुए देखते हैं कि ओर्स की स्टोरी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसे सुन के शायद कोई इंस्पायर हो और पत्थर कलेक्ट करने का शौक आ जाए, तो ये अच्छा होगा हमारे लिए, जैसे हमारे पास क्रोम है भी इसका एग्जाम्पल। और सेंकू बोलता है कि ओर्स की स्टोरी सिर्फ स्टोरी नहीं है, यहाँ पूरे विलेज के लोगों का नाम उन पत्थरों और अलग अलग ओर्स पे रखा गया है। जैसे कोहाकू का मतलब एम्बर, एक सूरज जैसे चमकने वाले पत्थर का होता है, किन का मतलब गोल्ड और डायमंड होता है। ये सब ट्रेजर बॉक्स में सो रहे हैं, और सेंकू रूरी से पूछता है कि प्लेटिनियम का क्या है, और क्योंकि वो अल्ट्रा रेयर ओर है सोने से भी ज़्यादा, तो इसलिए वो एक ऐसा एलिमेंट है जिसके सिर्फ एक सिंगल पीस से हम रिएक्शन में एज अ कैटलिस्ट डाल के उससे बहुत अमाउंट में नाइट्रिक एसिड यानी रिवाइवल फ्लूइड बना सकते हैं। और ये सुन के ताइजू और बाकी के लोगों को अब लगने लगा था कि अब हम पूरी ह्यूमैनिटी को बचा सकते हैं। कोहाकू बोलती है कि तो अभी तक जितना हमारे पास नेचुरल रिवाइवल फ्लूइड है, उतने से ही यूज़ करके लोगों को जिंदा करते हैं ना। पर गैन अपनी थ्योरी बताता है, जिसमें वो बोलता है कि ये बताओ कि टोटल अभी तक हमारे पास कितने लोग हैं। वो लोग बताते हैं कि सुकासा के अड्डे पर लगभग 100 लोग हैं और इशिगामी विलेज में 40। गैन बोलता है कि टोटल 150 लोग हैं, और अगर सोचो कि ये सारे लोग यहाँ इस शिप पर आ नहीं सकते। प्लस एक बात और, अगर हम एक एक करके नेचुरली प्रोड्यूस्ड रिवाइवल फ्लूइड से लोगों को बचाएंगे, तो सुकासा और योगा जैसा अगर कोई आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये बात उसने पहले ही सेंकू को बताई थी। और सेंकू बोलता है कि अगर उन जैसा कोई आ गया तो बाकी के लोगों को बचाने में दिक्कत आ सकती है, तो वो जाना अमाउंट में रिवाइवल फ्लूइड बना के सारे ही लोगों को एक बार में बचाएगा, जिससे
जिससे कि ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही ना हो। और फिर हम रूरी को फिर से सुनते हैं कि प्लेटिनियम को हाकिन बोलते हैं जापानीज में, और वो ट्रेजर बॉक्स में सो रहा है। फिर हम क्रोम को बात करते हुए सुनते हैं कि आखिरकार वो ट्रेजर बॉक्स एग्जैक्टली है कहाँ पर। युकियो बोलता है कि इतने हजारों सालों से ऐसी कौन सी जगह है या ऐसा कौन सा बॉक्स में रखा है जो अभी तक बचा होगा। और सेंकू बोलता है कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉक्स, जो कि वेदर यानी मौसम के बदलने से भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर से भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और बहुत हाईएस्ट डिफेंसिव बॉक्स में रखा है। और ये सब एक्सप्लेनेशन सुन के यूके समझ जाता है कि वो एक स्पेसशिप पॉड में रखा है। और ताइजू बोलता है कि तो वो एक सोयुज स्पेसशिप में रखा है, और सेंकू हाँ बोलता है। फिर वो लोग बात करने लगते हैं कि हम उसे कैसे ढूंढेंगे और बाकी की चीज़ें, पर तभी वहाँ पर एक बंदा शांति से पीछे जाता है। फिर अगले सीन में वही बंदा गैन से कुछ अकेले में बात करना स्टार्ट करता है, और गैन सेंकू को बुलाता है। फिर वो बोलता है कि हमें कुछ नया पता चला है इस बंदे से बात करके, और वो बताता है कि ये बंदा पावर टीम का मेंबर है। और ये सुन के सेंकू शॉक हो जाता है, क्योंकि वो उसका नाम ही नहीं जानता था अभी तक, और उससे तो ये भी नहीं पता था कि वो उस पावर टीम में है। और क्वाकू बोलती है कि पता भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कोई नाम है ही नहीं। और रियोशी भी बोलता है कि लिस्ट पर जब इस बंदे की बात चल रही थी तो मुझे भी समझ नहीं आया कि इसको कैसे बुलाऊं। और वो बंदा बोलना स्टार्ट करता है कि मुझे कुछ भी बुला सकते हो, और बताता है कि असल में मैं इशिकामी विलेज का हूँ ही नहीं। मैं जब छोटा था तब मेरी मॉम ने मुझे एडॉप्ट किया और पालने के लिए झूठ बोला, और वो इस विलेज में मुझे ले आई, पर मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं उस आइलैंड का हूँ, और मेरा असली नाम है सोयुज। और ये सुन के क्रोम बोलता है कि ये तो वही स्पेसशिप का नाम है, और ये जान के कि वो आदमी उन्हें उस जगह ले जा सकता है वो लोग खुश होते हैं। सेंको बोलता है कि लेकिन अगर ऐसा है तो वो आइलैंड पर और भी कोई रहता होगा, और वो खाली नहीं है। कोहाकू ये सुन के शौक होती है और बोलती है कि तो वहाँ पर और भी लोग हैं क्या। और सेंको बोलता है कि इस बंदे की इन्फॉर्मेशन से तो यही लग रहा है कि वहाँ पर लोग रहते हैं, और वो लोग सोच रहे थे कि अगर वहाँ लोग ना होते तो ट्रेजर बॉक्स ढूंढना आसान होता। और तभी क्रोम सोचता है और बोलता है कि जरा रुको, ये बताओ कि वो आइलैंड वाले लोग कहाँ से आए, क्योंकि सारी ह्यूमैनिटी तो पेट्रीफाई हो गई थी। और रूरी फोन पे बताती है कि कहानी के हिसाब से जब पेट्रिफिकेशन हुआ तो सेंको के डैड और उनके साथी बच गए और एक आइलैंड पर आ गए। फिर आगे उनके डिसेंडेंट यानी जनरेशन आगे बढ़ी और वो उस आइलैंड पे रहने लगे। तो इसका मतलब जो इशिकामी विलेज के लोग हैं वो उनके ही साथी हैं। बस वहाँ से कुछ लोग बहुत पहले समंदर पार करके कैसे भी यहाँ रहने लगे, और वो सारे इसलिए नहीं आए क्योंकि उन्हें लगा कि कहीं वो इस सफ़र में मर ना जाए, तो कुछ लोग वहीं रह गए और फिर इशिकामी विलेज ऐसे ही बना। और इस हिसाब से वो लोग उनके भी डिसेंडेंट यानी पूर्वज हैं। और सोइज बोलता है कि तो वो जो उस आइलैंड पर हैं, मेरा मतलब वो मेरा घर है ना। और गैन बोलता है कि होप करता हूँ कि वो लोग फ्रेंडली हों। पर सेंको बोलता है कि अगर नहीं भी होंगे तो तुम हो ना, तुम उन्हें संभाल लोगे। उधर मैंगमा बोलता है कि अगर उन्होंने हमें रोकने की कोशिश की तो मैं उन्हें मार दूंगा। पर ताइजू बोलता है कि हम लोगों पर हमला नहीं करते। और तभी क्रोम बोलता है कि अगर वहाँ लोग हैं तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि वो वाई मैन यानी क्यों वाला सिग्नल वहीं से आया हो। और ये सुन के सब लोग टेंशन में आ जाते हैं। और तभी विलेज का लीडर गुस्से में सोएज से बोलता है कि तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया कि तुम विलेज से नहीं हो। पर फिर लीडर शांत हो जाता है कि चलो तुम हमें जाने से पहले तो बता दिया ना। और योशी बोलता है कि अगर वो लोग उस आइलैंड पर हैं और उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि वो हमें सिग्नल भेज सकें तो हमें देखना पड़ेगा और सब पता करना पड़ेगा। फिर अगली सीन में सोएज इमोशनल होते हुए सेंको से बोलता है कि मैं हमेशा से पता करना चाहता था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। मैंने कई बार कोशिश भी की और इसके लिए मैंने बोट से यहाँ आने की कोशिश भी की, पर तूफान ने मुझे रोक दिया। और वो रोने लगता है। सेंको बोलता है कि यही तो वो बात है कि कुछ पता करना ही तो फोर्स है जिससे कि साइंस चलती है। और वो बोलता है कि मैंने कई दिनों तक बोट चलाई पर वो आइलैंड नहीं मिला, पर इस शिप की मदद से मैं उसे ढूंढ लूंगा। कोहाकू बोलती है कि कितने दिन लगेंगे हमें वहां पहुंचने में। सेंको बोलता है कि सिर्फ कुछ घंटे। और ये सुन के गैन शॉक हो जाता है कि इतनी जल्दी। और कोहाकू बोलती है कि जो हमारे पूर्वज थे वो ये काम कई दिनों में कर पाते, पर हमने ये कुछ घंटों में ही कर दिया। और क्रोम पर्शियस को चीयर करने लगता है कि कितनी अच्छी शिप है। फिर ताइजू बोलता है कि ये मेहनत है सेंको और साइंस टीम की। और यूजिरिया बोलती है कि मैं अगर जान पाती कि ये सब कैसे बनता है तो कितना अच्छा होता। और ये सब कान लगा के तीन बंदर सुन रहे थे। कोहाकू और निक्की बोलती है कि ऐसा मत कहो, नहीं तो अगर उन्होंने सुन लिया तो लेक्चर पे लेक्चर सुनोगी इस बोट को बनाने के बारे में। और अगर उन्हें जरा सी भी भनक लगी कि कोई इसके पीछे की साइंस के बारे में जानना चाहता है तो वो झट से आ जाएंगे।
और तभी तीनों बंदर यानी सेंकू, रेयोशी और कासेकी उसे समझाने लगते हैं कि देखो ऐसे नहीं, ऐसे होता है, फिर ऐसे। और कोहाकू और निकी बोलते हैं कि देखा, मैंने बोला था, पर अब भुगतो। और यूजिरिया बोलते हैं कि ये ठीक है। और ये सुन के कोहाकू और निकी काफ़ी शॉक होते हैं। और यूजिरिया बोलते हैं कि मैं तो हमेशा से सेंकू के 5 घंटे की रॉकेट लेक्चर अटेंड कर चुकी हूँ, वो भी बिना रुके। और ये सुन के वो दोनों कहती हैं कि ये तो सेंकू की ही भक्त निकली। फिर रियोशी उसे पूरा साइंस वेसल पर्सियस घुमाता है, जहाँ अगर तुम नीचे की तरफ जाओ तो तुम तूफान से बच सकते हो, और फिर रहने के लिए वहाँ पर बिस्तर और बेड भी हैं। फिर हम योगा की जेल को देखते हैं, जो कि एक सेपरेट रूम में थी, और उसे इमरजेंसी के वक्त निकलने के लिए वहाँ पर विंडोज़ भी थी। और सेंकू की कार वाली लैब भी थी, जिसे वो कहीं भी ले जा सकता था। और अगर तुम शिप के बाहर यानी ऊपर की तरफ जाओ तो तुम वहाँ से शिपिंग भी कर सकते हो। तो मतलब सारी सुविधाएं उसमें उपलब्ध थी। फिर अगली सीन में हम यो, गिनरो और शिप के क्रू मेंबर्स को बीमार होते हुए देखते हैं। वो सी सिक हो चुके थे और वॉमिटिंग कर रहे थे। और सेंकू बोलता है कि इनकी गलती नहीं है, ये कभी समंदर में सफ़र नहीं किए हैं, तो ये नॉर्मल सी बात है। और बोलता है कि बस थोड़ा सा स्कोपोलामाइन सब चुटकियों में ठीक कर देगा। और इनके लिए वो सबसे जहरीला फूल यानी डेविल फ्लावर यूज़ करने की सोचता है, जिससे सुन के ताइजी शॉक हो जाता है। और वो उसमें से जिस चीज़ की ज़रूरत थी उसको टाइट्रेशन करके अलग निकाल लेता है और एक छोटी सी चम्मच में रख लेता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी कम ज़्यादा हुआ तो किसी की भी जान जा सकती है। तो वो इसे सबसे पहले गिनरो को खिलाता है। और वो लोग कुछ ही देर में ठीक हो चुके थे और उनके पास एक शिप में साइंटिफिक मेडिकल रूम भी था। फिर गिनरो स्टाइल में फेंकना स्टार्ट करता है कि तुम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं, मैं किसी भी तूफान से नहीं डरता। और रियोशी बोलता है कि ऐसे बोलने से अचानक से तूफान कभी कभी आ भी जाते हैं। और एक तूफान स्टार्ट हो गया था और फिर सभी लोग डर के मारे रियोशी के पास आते हैं और बोलते हैं कि कुछ करो ना। पर रियोशी तो फ्रैंकोइस की बनाई हुई चाय ऑर्डर करता है और वो लोग चिल्लाते हैं कि इतना चिल कैसे हो रहे हो। और रियोशी बोलता है कि मैंने हज़ारों बार ये तूफान पार किए हैं और जब तक इस शिप की स्टीयरिंग मेरे हाथ में है इससे कुछ नहीं होगा। पर तभी सेंकू चिल्लाता हुआ भागता हुआ आता है और वो लोग पूछते हैं कि क्या हुआ सेंकू। सेंकू बोलता है कि मुझे नहीं पता कि ये करना आसान है या नहीं, पर यह हमें करना होगा क्योंकि यही हमारा मौका है, क्योंकि हम उस तूफान में बिना कोई शोर शराबे के शांति से उस आइलैंड पर पहुंच सकते हैं और आइलैंड के लोगों को पता भी नहीं चलेगा। और तूफान में जाने में हमारी मदद करेगी हमारी रडार। और ये सुन के रियोशी जल्दी जल्दी से सबको अपनी जगह पर जाने का ऑर्डर देता है। फिर वो लोग बहुत मेहनत करने के बाद तूफान से निकल आते हैं और अब उन्हें वो आइलैंड दिखने लगा था। और सोएज उसे देख के अपनी पुरानी मेमोरी याद करने लगता है और रोते हुए बोलता है कि मैं इस जगह को कभी भूल नहीं सकता, ये मेरा घर है जहाँ मैं पैदा हुआ था। और सेंकू बोलता है कि हम वहाँ पहुँच गए ब्याक्यूगा, जहाँ पर वो ट्रेजर बॉक्स है। पर अब पता चलेगा कि आगे किससे सामना करना पड़ेगा और ये काफ़ी मज़ेदार है। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म होता है। सो ये एपिसोड भी पहले के एपिसोड्स की तरह काफ़ी एक्साइटिंग था। और अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड से देखे नहीं हैं तो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अब हम देखेंगे कि उस आइलैंड पर कैसे लोग मिलेंगे, दोस्त या कोई नए दुश्मन। तो जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड अरिगातो फॉर वॉचिंग।